वारंट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी देखो हम क्या देख रहे हैं, हम प्रोसेसेस देख रहे हैं, जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी अक्यूज को या किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाएंगे। तो वन ऑफ द मेथड दैट वी हैव स्टडीड इज समन्स, कि भाई एक ऑर्डर जाएगा, उसी के पास में ऑर्डर इन राइटिंग, ठीक है, व्यक्ति के पास में जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर तारीख को प्रेजेंट होना है, और उसमें साइन एंड सील होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, टाइम लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा किस रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है, उसके फॉर्म्स भी मैंने आपको दिखाए थे, है ना, कि आप देखते हैं फॉर्म नंबर 2 के अंदर किस तरीके का होता है समन्स। ये सारी बातें जो हैं हमने कर ली हैं, कैसे उसको सर्व किया जाता है, दैट वी हैव स्टडीड। नाउ sorry, we are going to study warrant. This is the another method. वो माइल्डर फॉर्म ऑफ सर्विस था, ये थोड़ा सा उससे हार्श है। इसमें आप उस व्यक्ति को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं जिसको बुलाना है आपको, यू आर डायरेक्टिंग सम अदर पर्सन टू गो एंड मेक अरेस्ट। अब अरेस्ट क्या होता है, दैट यू नो वेरी वेल, कि अरेस्ट का मतलब है उस व्यक्ति के बॉडी को टच करना, कन्फाइन करना, रिस्ट्रिक्शन में रखना, और उसको लेकर के आना टू प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट बाय whom द वारंट was issued। इस पर्पस के लिए वारंट जो है वो जारी किया जाएगा। आ रही है बात समझ? तो इसमें डिफरेंस देखो, हम डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आती है। जैसे उसमें डायरेक्शन किसको था, जिसको प्रोड्यूस होना है, जिसको अपीयर होना है, उसी को डायरेक्शन दिया गया। अब वारंट में डायरेक्शन किसको दिया जा रहा है, वेरी सिंपली इट इज बीइंग डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन। अब ये अदर पर्सन देखो कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो पुलिस वाला हो सकता है वो कोई पब्लिक सर्वेंट हो, और ये भी हो सकता है कि वो कोई प्राइवेट पर्सन हो। तीनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको डायरेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो दिया जाएगा तो केवल और केवल पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा और दूसरा कोई व्यक्ति वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। 3 लोगों में से किसी को भी वारंट ऑफ अरेस्ट जो है सबमिट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए वारंट होता क्या है। तो वारंट का मतलब होता है द वर्ड वारंट, वारंट मींस अथॉरिटी। वारंट का मतलब क्या है, अथॉरिटी। अब वारंट ऑफ अरेस्ट क्या हो जाएगा, अथॉरिटी टू अरेस्ट। अरे ये बात समझ, लिखिएगा जरा। वारंट इज जनरल मीन, वारंट इन जनरल मीन्स, वारंट इन जनरल sorry, warrant in general means authority। So warrant of arrest is, authority to arrest, authority to arrest, warrant of arrest, authority to arrest। Warrant is an order, warrant is an order to police officer or to a public servant, or to a public servant, or to any private person, or to any private person by a court by a court by a court to make arrest, to make arrest, इसको बोलते हैं हम अरेस्ट वारंट, और टू मेक अ सर्च एट सम प्लेस, टू मेक अ सर्च एट सम प्लेस, उसको बोलते हैं हम सर्च वारंट। अब सर्च वारंट को हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको समन्स में बताया था कि समन्स जो है प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के लिए भी हो सकता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए भी हो सकता है, वैसे ही वारंट किसी चीज को ढूंढने के लिए भी हो सकता है।
तो चीज़ों से रिलेटेड बातें जो है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पर्सन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अरेस्ट वारंट हो सकता है, सर्च वारंट हो सकता है। एक और तीसरे तरीके का होता है जिसको आप, एक और वारंट आता है जिसको आप बोलते हैं डेथ वारंट। क्या बोलते हैं? डेथ वारंट। ब्लैक वारंट भी बोला जाता है। अभी आपने नेटफ्लिक्स पे अगर सीरीज देखी हो, नई सीरीज आई है ब्लैक वारंट, इट इज द स्टोरी बाय वन ऑफ द डिप्टी जेलर्स ऑफ तिहाड़, ब्लैक वारंट, जिसके द्वारा क्या किया जाए, यह ऑर्डर दिया जाए कि किसी को क्या करेंगे आप, मृत्यु दंड देंगे, वो भी वारंट से ही होगा। तो डेथ वारंट इज साइंड बाय द कोर्ट, और जिसको हम ब्लैक वारंट भी बोलते हैं जनरल टर्म। तो ये जनरली तीन तरीके के जो है वारंट हमारे पास निकल गए। अब वारंट के कंटेंट क्या होंगे, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द वारंट। तो सेक्शन 70 जो है फॉर्म ऑफ वारंट जो है उसके साथ डील करता है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसके साथ डील करता है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 3 को भी देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 3, उसको भी देख सकते हैं। ले चलता हूं आपको शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 3, एक बार देख लेंगे हम। सॉरी, शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 3 वारंट ऑफ अरेस्ट, देखो कैसे होगा, क्या क्या लिखा होगा। टू किसको डायरेक्ट किया जा रहा है, देखो डायरेक्ट किया जा रहा है किसी और व्यक्ति को। यहां पे कितने लोगों के नाम हो सकते हैं डायरेक्शन में, किसको डायरेक्ट कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को, प्राइवेट पर्सन को, तीन लोगों में से किसी को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। वेयर एज नेम ऑफ अक्यूज्ड, नेम ऑफ अक्यूज्ड आएगा, अक्यूज का एड्रेस आएगा, स्टैंड्स चार्ज्ड विद द ऑफेंसेस ऑफ, किस ऑफेंस के लिए चार्ज्ड है वो लिखा जाएगा। यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू बी अरेस्ट, डायरेक्ट टू अरेस्ट द सेड पर्सन, डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सेड पर्सन एंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर मी हेयर इन फेल नॉट, और उस डेट को डाला जाएगा जिस डेट को ये साइन करा गया है, कब प्रोड्यूस करना है वो पहले ही डाल दिया गया है, सील ऑफ द कोर्ट आएगा, सिग्नेचर। ठीक है, अब इसी के साथ 73 देखो, 73 में लिखा हुआ है, अभी हम बेलेबल वारंट देखेंगे ना, 73 हमारा डील करेगा बेलेबल वारंट, जो है वो बेलेबल भी हो सकता है। वारंट क्या हो सकता है, बेलेबल भी हो सकता है। मान लीजिए आपने वारंट तो दिया कि अरेस्ट करके लेके आना है, साथ में उसमें यह भी डाल दिया कि अगर सामने वाला बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, तो आप उसको कस्टडी से रिलीज कर देना जब वो ऐसा बेल बॉन्ड भर दे, उतने सिक्योरिटीज के साथ, उस अमाउंट के सिक्योरिटीज के साथ। आपको बताना पड़ेगा कितने सिक्योरिटी, कितना अमाउंट, अगर वो कर दे, उतने अमाउंट का बेल बॉन्ड भर दे, उतने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज के साथ वो बेल बॉन्ड साइन कर दे, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसको बता देंगे कि इस तारीख को आप उपस्थित होंगे। तो वही वारंट जो वारंट ऑफ अरेस्ट था, वही वारंट ऑफ अरेस्ट, उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेलेबल वारंट का, क्योंकि वारंट में ही लिखा है कि अगर वो बेल दे देगा, बेल बॉन्ड साइन कर देगा, तो उसको छोड़ देना। इसलिए उस वारंट को हम, उस अरेस्ट वारंट को हम बेलेबल वारंट बोलने लगते। देखो लिखा हुआ है, दिस वारंट में बी एंडोर्स्ड एज फॉलोज, इस तरीके से भी एंडोर्स कर सकते हैं। इफ द सेड, उस व्यक्ति का नाम, शैल गिव बेल हिमसेल्फ इन सम ऑफ रुपीज, रुपीज बताना है, विद वन श्योरिटी, यहां पर श्योरिटी का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ऑफ रुपीज, और टू श्योरिटीज, भाई टू श्योरिटीज कितने रुपीज के, टू अटेंड बिफोर मी ऑन द पर्टिकुलर डेट बता देना है, एंड टू कंटिन्यू सो अटेंड अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय मी ही मे बी रिलीज्ड, उसको आप छोड़ देंगे। तो अगर वो बेल बॉन्ड साइन कर दे इस पर्टिकुलर अमाउंट का, उतने पर्टिकुलर श्योरिटीज के साथ में, उसको आप छोड़ देंगे, तो वही वारंट ऑफ अरेस्ट क्या बन जाएगा, बेलेबल वारंट बन जाएगा। मेरी समझ से आपको ये बातें जो है ठीक ठीक समझ में आ गई हो, आई है या नहीं आई है, बताओ जरा, है ना। चलो जरा तो कंटेंट लिखना, कंटेंट क्या हुआ, कंटेंट सॉरी, लिख लेना, शेड्यूल 2 में दिया है, फॉर्म नंबर 3 है।
वारंट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर of the court which is signed and bearing the seal of the court, bearing the seal of the court, bearing the seal of the अब ये तो वारंट ऑफ अरेस्ट हो गया। इसके अलावा मैंने बताया आपको सर्च वारंट हो सकता है, ब्लैक वारंट हो सकता है, एक प्रोडक्शन वारंट भी होता है। दैट वी विल डिस्कस वंस वी रीच दोज सेक्शंस, वहाँ पर हम उन बात को पढ़ लेंगे। इट मे बी इशूड टू, ऐसा लिखना है, इट मे बी इशूड टू, किस किस को इशू हो सकता है? 3 लोगों के नाम लिख लो, पुलिस ऑफिसर, 3 लोगों के नाम लिख लेना, किस किस को इशू हो सकता है? इशूड टू पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट को भी इशू कर सकते हैं। और थर्ड व्यक्ति जो होता है प्राइवेट पर्सन को भी इशू, किसके द्वारा इशू करा जाता है? तो सीधे सीधे से लिख लेना, इशूड बाय कोर्ट। जो कोर्ट होगा वो इशू कर, इशूड बाय कोर्ट। बस जनरल इंफॉर्मेशन लगभग हमारी सारी हो गई है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दी रेलेवेंट प्रोविजन। जो जो इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा, मैं आपको बताते जाऊँगा कि आपको ये प्रोविज़न को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किस वजह से ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, आपको सारी बातें साथ ही साथ। वारंट ऑफ अरेस्ट, बी, ए पढ़ लिया हमने समन्स, नाउ बी इज वारंट ऑफ अरेस्ट। फॉर्म क्या होगा वारंट का? तो ऑब्वियस सी बात है, वारंट इशू बाय कोर्ट लिख चुके हैं हम, राइटिंग में होगा, साइंड होगा और सील भी होगी उसकी। कोई बड़ी बात? नो, नथिंग मच टू बी वरीड अबाउट, देयर इज नथिंग मच टू बी वरीड अबाउट फॉर नाउ। सब सेक्शन 2, अगर वारंट से क्वेश्चन पूछा, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर वारंट से क्वेश्चन पूछा, 72 से लेकर 83 तक एक भी सेक्शन पूछा, तो देर आर हाई चांसेस कि आपसे सबसेक्शन 2 पूछा। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, मेंस में तो उतना क्वेश्चन ही नहीं बनता है यहां से। क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम सेइंग इफ एनी क्वेश्चन इज मेड फ्रॉम द section 72 to 83, that is warrant of arrest, there are high chances and I must say 50-60% चांसेस ये है कि आपको सबसेक्शन 2 से पूछा। भाई आपने वारंट ऑफ अरेस्ट जो है इशू कर दिया, आखिर उसकी वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी मतलब एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, कब तक वो इन्फोर्स्ड रहेगा? तो भाई देखो, उसका काम क्या है? काम क्या है? वारंट ऑफ अरेस्ट का काम है अरेस्ट करना। तो भाई अगर अरेस्ट कर लिया गया तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर जाएगा। तो इट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। और कोर्ट चाहे तो एग्जीक्यूट होने से पहले उसको कैंसिल भी कर सकती है। क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। तो अ वारंट ऑफ अरेस्ट shall remain in force until it is cancelled, by the court which issued it, or until it is executed। जब तक ना तो एग्जीक्यूट हो जाए और कैंसिल ना हो जाए, तब तक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है क्या रहेगा? इन्फोर्स्ड रहेगा, वैलिड रहेगा, एक्सपायर नहीं होगा। इट एक्सपायर्स ओनली ऑन द कैंसिलेशन एंड वंस इट इज एग्जीक्यूटेड। किसी को भी कोई भी समस्या बताओ जरा, एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जाओ एक्स को अरेस्ट करके लेके आओ, एक्स को अरेस्ट कर लिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया, वारंट ऑफ अरेस्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। अब उस
अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, इट इज नो लॉन्गर रिमेन इन फोर्स। कोर्ट ने इशू करा एक्स को गिरफ्तार करके लेके आओ, गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, यहां पर भी क्या हो जाता है, इट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैंसिलेशन। कौन कौन कैंसिल कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, नॉट द सुपीरियर कोर्ट, देयर आर नो सच प्रोविजंस। 482 में यू कैन मूव टू दी हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, और वहां पर भी मैं बताऊं तो देयर इज नो सच प्रोविजन कि आप सर्च वारंट वगैरह और वो सॉरी अरेस्ट वारंट वगैरह आप कैंसिल करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 73 सेक्शन 73 एक तरीके से मैंने आपको बता दिया है। कहाँ बताया? अभी जब मैं आपको शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 3 दिखा रहा था, तो फॉर्म नंबर 3 को दिखाते ही साथ मैंने 73 का जो नीचे अलग से पोर्शन लिखा हुआ था वो मैंने दिखाया था आपको कि 73 इज व्हाट, 73 के बगल से लिख सकते हैं बेलेबल वारंट, इट डील्स विद व्हाट, बेलेबल वारंट। तो भाई बेलेबल वारंट का मतलब क्या हो गया? क्या दो तरीके के वारंट होते हैं? हाँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वारंट। जो अरेस्ट वारंट है वो दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट। तो भाई जनरली जो इशू करा जाएगा वो नॉन बेलेबल वारंट ही है, जब तक कि उसको बेलेबल नहीं बनाया गया है कोर्ट के द्वारा। बेलेबल कैसे बनाया जाएगा? तो भाई वहीं पे एक एंडोर्समेंट लिख देंगे, वो एंडोर्समेंट मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंडोर्समेंट दिखाया था कि भाई लिखा होता है कि कितना अमाउंट, कितने श्योरिटीज, और इसको छोड़ दिया जाएगा बेल बॉन्ड पर। इज दिस क्लियर और नॉट? आ रही है बात समझ? तो उसी को हम बेलेबल वारंट बोलते हैं। ठीक है, एनी कोर्ट इशूइंग वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रेशन, कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट करना है। एंडोर्समेंट कैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया। ऑन दैट वारंट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बेल बॉन्ड with sufficient surety for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the police, the officer to whom the warrant is directed shall take security। फिर ऑफिसर क्या करेगा? जिसको डायरेक्ट किया गया है कि भाई आप अरेस्ट करके लेके आइए, वो सिक्योरिटी लेगा और उसको रिलीज कर देगा कस्टडी से। अब कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज होने चाहिए, कितने अमाउंट का बॉन्ड जो है उससे आपको साइन कराना है, ये आपको बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि किस टाइम उसको अटेंड करना है कोर्ट। ये तीन चीजें जो है कोर्ट को बतानी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सिक्योरिटी, जो बेल बॉन्ड ऑफिसर ने ले लिया है, क्या वो अपने पास रखेगा? नहीं, ही शैल फॉरवर्ड इट टू द कोर्ट। जो बॉन्ड मिल गया है उसको, उस बॉन्ड को कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा, कोर्ट को दे देगा। कोई इशू इसमें? बताओ जरा, इज देयर एनी इशू? बहुत आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अगला प्रोविजन देखो और आसान है। नेक्स्ट प्रोविजन वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वारंट किसको डायरेक्ट करना है? तो अभी हम जान के आए, तीन लोगों को डायरेक्ट करा जाता है, लेकिन तीन लोगों को सीधे सीधे नहीं समझिए आप। तीन लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं, जनरली मैं बता रहा हूं, ऑर्डिनरीली लिखा हुआ है यहां। ऑर्डिनरीली किसको डायरेक्ट किया जाएगा? पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा। किसको डायरेक्ट किया जाएगा? ऑर्डिनरीली, सामान्य तौर पर पुलिस ऑफिसर्स को ही वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए इमीडिएट एग्जीक्यूशन चाहिए हमें, पुलिस वाले इमीडिएट एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, और पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। भाई इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराना है और अभी के अभी एग्जीक्यूट कराना है, और अभी के अभी कोई पुलिस ऑफिसर जो है मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को या एक से ज्यादा व्यक्तियों को, ये बात देखो यहां पे आप समझ लेनी है आपको, एक ही वारंट एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। एक ही वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 लोगों को दे दिया,
2 पुलिस वालों को दे दिया, 1 गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दिया, 1 प्राइवेट पर्सन को भी दे दिया, 4 लोगों को दे दिया। चारों को पावर है कि चारों एग्जीक्यूट कर सकते, चारों को पावर है, चारों एग्जीक्यूट कर सकते। तो भाई इमीडिएट अगर आपको एग्जीक्यूशन चाहिए और इमीडिएटली कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी थर्ड पर्सन को, मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, आप वारंट इशू कर सकते हैं, वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं। When a warrant is directed to 2 or more persons, then one it may be executed by all or any one or more of them. भाई बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट कर दिया तो सबके सब भी कर सकते हैं एग्जीक्यूट, उनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट कर सकता है या 2-3 लोग आपस में मिलकर के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसा भी जैसी सहूलियत उनकी बन जाए। देयर इज नो प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर और नॉट? अब सेक्शन 75 डील करता है स्पेशल वारंट के साथ में। 75 डील करता है किसके साथ में? एक स्पेशल वारंट के साथ में। ये किसी ऐसे व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, ये किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट जारी किया जाता है जिसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है। उसको बोलते हैं कि भाई अगर ये व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर आया तो आप इसको तुरंत के तुरंत अरेस्ट करेंगे और इसको तुरंत के तुरंत नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास में लेकर के चले जाएंगे। क्या करेंगे आप? आपकी प्रॉपर्टी पर अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति आया, इस तरीके का कोई व्यक्ति आया तो आप उसको अरेस्ट करेंगे और नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को सौंप देंगे। इस तरीके का वारंट जारी करा जाता है, तो वो 75 का वारंट। अब इंपॉर्टेंट है यहां पर यह जानना कि कौन से व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए 75 में वारंट जारी किया, और दूसरा क्या हर एक मैजिस्ट्रेट, क्या हर एक कोर्ट एम्पावर्ड है ऐसा वारंट जारी करने के लिए? तो वही जो 2 क्वेश्चंस है वो हमें जानने हैं। तो फर्स्ट इज कि भाई जो सीजेएम होता है और जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, ये दोनों कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम एंड दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये दोनों क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में रह रहा है कि भाई अगर आपके प्रॉपर्टी पर कोई एक एस्केप्ड कन्विक्ट, नाम बताएंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी, एक एस्केप्ड कन्विक्ट या एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एक ऐसा व्यक्ति जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो अरेस्ट को इवेड कर रहा है, भाग रहा है कि उसको अरेस्ट ना किया सके, उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या वो एस्केप्ड कन्विक्ट है, तो आप उसका नाम लिख करके वारंट में डायरेक्ट करेंगे कि जब भी ये व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर आता है आप इसको अरेस्ट करेंगे और इसको नियरेस्ट पुलिस वाले को दे देंगे। दिस क्लियर और नॉट? कौन बोलेगा? जेएमएफसी और सीजीएम, इन दोनों में से कोई भी है, दोनों को पावर। अब जब आपके पास में ऐसा वारंट आता है तो सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ वारंट। रिसीट दोगे ना, एक्नॉलेजमेंट करोगे कि हाँ साहब मुझे वारंट मिल गया है, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। भाई कब एग्जीक्यूट करोगे? if very important, if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or any property under his charge। उसके चार्ज में जो प्रॉपर्टी है, अगर उसकी चार्ज में प्रॉपर्टी पर वो व्यक्ति ऑलरेडी है तो एग्जीक्यूट करेगा, या जब भी वो एंटर करेगा तब उस वारंट को एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर और नॉट? अब अरेस्ट करके क्या करना है? बिल्कुल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। व्हेन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड, ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। वारंट भी दे दोगे और पुलिस ऑफिसर को वो बंदा भी पकड़ा दोगे। Who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case, जो कि फिर कहाँ ले जाएगा? उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, अनलेस द सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 73। अगर सेक्शन 73
मतलब बेलेबल वारंट था वो, तो फिर वो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर लेगा, बेल बॉन्ड साइन करा लेगा और उसको छोड़ देगा, अदरवाइज ही शैल टेक हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अब मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को आपने वारंट डायरेक्ट किया। अब भाई हो सकता है आप जनरली क्या करेंगे, आप सीधा टीआई को जानते हैं, आप जज हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप छोटे मोटे पुलिस के कर्मचारियों को नहीं समझ रहे हैं कुछ, you are always in hurry, you are do not want to get into the details of the police officials, so you generally are you are generally in the tendency of writing the name of SHO or TI। अब बताओ क्या हर वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए SHO या TI जाएगा? नहीं, वो किसी और दूसरे पुलिस वाले को बोल सकता है कि आप जाओ और आप अरेस्ट करके लेके आओ। कैसे करेगा? कुछ नहीं करना, एक एंडोर्समेंट कर देना। क्या करना है? एक एंडोर्समेंट कर देना है कि साहब अब तुम्हारा नाम लिख देते, तुम चले जाओ, तुम अरेस्ट कर लेना। आई बात समझ नहीं आई? अब भाई जब अरेस्ट करने जाओगे तो क्या करोगे? आप बताओगे उस व्यक्ति को कि भाई तुम्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट ऑफ वारंट है, वारंट अरेस्ट है, अरेस्ट वारंट है, और अरेस्ट वारंट इस बेसिस पर है और इसलिए तुमको अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर वो व्यक्ति बोले कि दिखाओ तो मुझे, तो उसको दिखा भी देना। यही बात करी गई है आपकी सेक्शन 77। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required, अगर रिक्वायर करता है, shall show him the warrant, तो वारंट भी। अब भाई जिसको अरेस्ट कर लिया, बता दिया सब कुछ उसको, अब क्या करोगे? अरेस्ट ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अरेस्ट करके खुद के घर नहीं ले जाना है, कहां लेके आओगे? कोर्ट लेकर के आओगे, विदाउट डिले कोर्ट लेकर के आओगे। अच्छा, अगर उस बेलेबल वारंट था, आपने सिक्योरिटी पे छोड़ दिया, बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया, तब तो अलग बात है, तब तो क्यों कोर्ट लेकर के आओगे? आपने तो बता दिया ना इस तारीख को कोर्ट लेकर आना है। अदरवाइज जैसे ही अरेस्ट किया, बिना डिले के, बिना अननेसेसरी डिले के उस व्यक्ति को कोर्ट के बिफोर लेकर के आओगे। और ऑब्वियस सी बात है, आपको ये पता है अरेस्ट से कितने टाइम तक आप, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 24 आवर, मतलब विद इन 24 आवर आपको लेकर के आना है। तो ये जो टाइम है, डिले की बात कर रहे हैं, इट शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स। अब इस 24 आवर में आपको वो टाइम को एक्सक्लूड कर देना है जो टाइम जर्नी में बीता है। कहां से कहां तक की जर्नी है? तो 2 पॉइंट्स के बीच जर्नी होगी, जहां अरेस्ट हुआ और जिस कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर, उसके बीच में जो जर्नी का टाइम, उस जर्नी के टाइम को आप एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। बताओ जरा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू फाइंड हियर? देयर इज नो सच प्रॉब्लम। अब भाई आपको वारंट मिल गया, तो इस वारंट को कहां एग्जीक्यूट? बोला गया भाई कहीं पर भी, एट एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं भी एग्जीक्यूट करो। आपके पास हाथ में वारंट है, आपको तो गिरफ्तार करके लेके आना है उसको, चाहे जहां उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब भोपाल में बैठे हुए मैजिस्ट्रेट को एक गुवाहाटी में बैठे हुए व्यक्ति को अरेस्ट कराना है, तो वहां की लोकल हेल्प के बिना इट विल बी डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट टू नो अबाउट द विसिनिटी वेयर सच पर्सन इज रिसाइडिंग, और यहां से लोग भेजने पड़ेंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग इट। देयर आर 2 methods of doing it. One is section 80, another one is section 81. एक आपका section 80 है, दूसरा आपका section 81। दोनों ही तरीके हम जो है डिस्कस करें। देखो, एक तरीका तो बड़ा आसान है कि वहां के किसी ऑफिशियल को, ध्यान से सुनिएगा जरा, वहां के किसी ऑफिशियल को आप क्या भेज दो? अरेस्ट वारंट भेज दो, और वो एग्जीक्यूट करा करके आपको फिर जो है सबमिट कर दो। आ रही है बात समझ? वो एग्जीक्यूट कराए उसको। किसको भेजोगे?
वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भेज सकते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज सकते हो। कैसे भेजोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, या किसी और तरीके से आपको लगता है आपका पहचान वाला है जो पायलट है भोपाल से गुवाहाटी जो फ्लाइट लेकर के जाता है, भाई उसके हाथ में दे दो, वो जा करके दे देगा वहां पे। आ रही है बात समझ? इट गेटिंग माई पॉइंट? तो वन मेथड इज, देखो ध्यान से समझना, अभी आप जब बात कर रहे थे, किसकी? समन्स की, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, तो वहां के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि समन्स है, क्योंकि वो समन्स है। वारंट में ऑब्वियस सी बात है, मैजिस्ट्रेट को तो जाना नहीं है गिरफ्तारी करने, पुलिस ऑफिशियल से ही कोई जाएगा। इसलिए आप किसको भेज रहे हो? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भेज रहे हो, या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज रहे हो, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। अब जैसे ही उनके पास पहुंचेगा वो लोग क्या करेंगे? खुद ही जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इतना फ्री है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इतना फ्री है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस इतना फ्री नहीं, वो क्या करेंगे? अपना नाम इंडोर्स कर देंगे और दे देंगे किसी को, और उसके बाद में फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? जैसे ऊपर लिखा था, भेजो किसी पुलिस वाले को, भेजो किसी प्राइवेट पर्सन को, भेजो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट, वो जाएगा और एग्जीक्यूट करा के लेके। बिल्कुल भाई, ये बात समझ में आती है। दूसरा मेथड देखो क्या है, दूसरा मेथड थोड़ा अलग है। आपको लगता है थोड़ा समय लग जाएगा, इससे अच्छा है मैं अपने ही पुलिस ऑफिसर को, आपको नहीं है गुवाहाटी की पुलिस पे भरोसा, आपको लगता है एमपी पुलिस बेस्ट पुलिस, आप बोले हम तो अपने ही किसी जाबाज पुलिस वाले को गुवाहाटी भेजेंगे और वो अरेस्ट करके लेके आएगा। बिल्कुल करिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। दिस इज द सेकंड मेथड। आप अपने ही पुलिस वाले को डायरेक्ट करते हैं कि आउटसाइड जुरिस्डिक्शन आप जाएं और अरेस्ट करके लेके आएं, लेकिन भाई साहब इस पुलिस वाले को भी कुछ रूल्स फॉलो करना। वो वहां जाएगा, या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बताएगा वहां के, या फिर पुलिस वाले को बताएगा, और ऐसे वैसे पुलिस वाले को नहीं बताएगा, कम से कम ऐसे पुलिस वाले को बताए जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी, उसको जाकर के बताएगा कि साहब हमें यहां अरेस्ट करना है। और वो लोग क्या करेंगे? वही जो पहले किया था, एंडोर्स कर देंगे और साथ साथ में मदद भी देंगे। जाओ 2 पुलिस वाले और लेके जाओ हमारे यहाँ के, ये तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मान लीजिए बहुत बार हाथीराम जैसा अधिकारी होगा, अगर आपने देख रखी है पाताल लोक, उसको लगेगा अरे लोकल पुलिस तो मिली हो सकती है। ऐसा नहीं, आपको लगता है, बीएनएसएस क्या बोलता है? बीएनएसएस बोलता है आपको लगता है कि आप इंडोर्समेंट कराने गए, परमिशन लेने गए, तो उसमें टाइम चला जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? बहुत टाइम जाएगा और आप इमीडिएटली अभी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यू कैन प्रोसीड इवन विदाउट द एंडोर्समेंट। आप बिना एंडोर्समेंट के भी क्या कर सकते हैं? अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट। दिस इज ऑल गुड, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आती है। अब भाई अरेस्ट कर लिया गया, मान लीजिए चाहे मेथड 1 से करें आप, चाहे मेथड 2 से करें, चाहे 80 में करें, चाहे 81। अरेस्ट कर लिया, आप क्या करोगे? लेकर तो आना है उसको यहां पर, तो उसके लिए आप 2-4 बातों का ध्यान रखोगे। मैं देखो बता रहा हूं आपको, 80, 81, 82, 83 सब पे ले जाऊंगा, हर एक प्रोविजन पे ले जाऊंगा, लेकिन क्या है, इस कहानी के बगैर अगर मैं आपको ले गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सब सेक्शन 2, 80 के सब सेक्शन 2 से ही कंफ्यूज होना चालू हो जाओगे। तो कहानी कहां तक पहुंची कि आपने अरेस्ट कर लिया, अब अरेस्ट करने के बाद क्या करोगे? तो ध्यान से सुनिए जरा। अरेस्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाना है, उस कोर्ट के सामने लेकर के जाना है जिसने अरेस्ट वारंट इशू करा था। अब लेकिन वो कोर्ट तो है बहुत दूर, वो कोर्ट तो है कहां? बहुत दूर। अब क्या करो? तो भाई उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेकर के जाओ, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेकर। कहां के? कहां के? भाई जहां आपने अरेस्ट किया है वहां के।
लेकिन अगर वो कोर्ट जिसने अरेस्ट वारंट जारी किया था वो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर है, कितने अंदर है, 30 किलोमीटर के अंदर, जहां अरेस्ट किया गया वहां से 30 किलोमीटर का ही अंदर का ही डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, तो भाई साहब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके पास ले जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लेके जाइए उसको, कहां कहां लेकर के जाइए, डायरेक्ट कोर्ट में। या फिर जो कोर्ट है जिसने ऑर्डर इशू किया था, कोर्ट है जिसने ऑर्डर इशू किया था, वो जो है पास में है, और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दूर है। भाई बहुत बार ऐसा होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, एक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, अब उसका मुख्यालय जो होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, वहीं पे ये सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ये सब लोग रहते हैं। अब वहां जाएंगे तो वो 60 किलोमीटर है, और जिस कोर्ट ने जारी करा है वो जरूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो केवल और केवल 50 किलोमीटर है। तो आप लॉजिकली बताओ किसके पास लेके जाना चाहिए, 60 किलोमीटर वाले के पास, 50 किलोमीटर वाले के पास? ऑब्वियस सी बात है, जिस कोर्ट ने इशू करा है अगर वो पास में है तो आप सीधा उस कोर्ट में लेकर के चलिए, बहुत बढ़िया। अब जिस कोर्ट ने इशू करा था उसके पास में आ गया, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई, वहां पर कोई कहानी नहीं बचती है डिस्कस करने के लिए आगे, भाई पर्पस पूरा हो गया। लेकिन कहानी कब है, कहानी तब है जब ये कोर्ट दूर था, बहुत दूर था, कमिश्नर के पास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में इस व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया। जब भी इसको ऐसा प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये लोग तो ऑथराइज कर नहीं सकते हैं, ये लोग तो ऑथराइज कस्टडी कर नहीं सकते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में विद इन 24 आवर आपको क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। भाई अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, ऐसा 78 में आपने ऐसी बात पढ़ी या नहीं पढ़ी? 24 घंटे के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई जो आपका मैजिस्ट्रेट है, जहां अरेस्ट हुआ है, वहां भी तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये सुपरिटेंडेंट, ये क्या करेंगे, उस व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को इस कोर्ट के सामने। अब ये कोर्ट क्या करेगा, ये कोर्ट या तो कस्टडी दे देगा, को बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। क्या बोलते हैं, ट्रांजिट रिमांड। कितने तक के लिए कस्टडी दी है कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट से, गुवाहाटी से आप भोपाल तक ले जाओ, इतने की अथॉरिटी दे रहे हैं, इतनी की कस्टडी, क्योंकि कस्टडी तो अलाउ करनी पड़ेगी ना, तब तो उसको लेके जाया जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो उसको बेल भी दे दे। देखो बेलेबल ऑफेंस होगा तब तो बेल मिली जानी है, ऑब्वियस सी बात है। नॉन बेलेबल में भी वो बेल दे सकता है। अरे भाई ये जज इतना बुद्धिमान है कि बिना केस को जाने बेल दे रहा है? नहीं। अब आते हैं हम उस फर्स्ट मेथड पर। कौन से मेथड पर? फर्स्ट मेथड पर। जब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से वारंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को, सीपी को भेजा था, वहां पर केवल और केवल आप वारंट नहीं भेजते हैं, साथ ही साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जिससे ये वाला जो जज है, ये वाला जो मैजिस्ट्रेट है, ये डिसाइड कर पाए कि बेल देनी है या नहीं देनी। ये मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर पाए कि बेल देनी है या नहीं देनी है। इसको ये सारी इंफॉर्मेशन हो सके, इसके लिए आप वो सारे डॉक्यूमेंट जो है, बिल्कुल। अब भाई ट्रांजिट या बेल दे दी तो ऑब्वियस सी बात है, बेल दे दी और बोल दिया कि उस तारीख को अपीयर हो जाना, वो अपीयर हो जाएगा। या तो फिर ट्रांजिट रिमांड दे देगा, रिमांड मतलब कस्टडी दे देगा कि भाई ले जाओ, चलो इसको अभी हम ऑथराइज करते हैं कि आप इसको ले जा सकते हैं। 24 घंटे ज़्यादा तो आप क्या करेंगे, रख नहीं पाएंगे, प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने। आपने कर दिया प्रोड्यूस, उसने ट्रांजिट रिमांड दे दी। अब तमिलनाडु से लेकर के मुंबई लेकर के आना है बेचारा कुणाल कामरा, अभी रिसेंट का, वहाँ पे भी उसने क्या मांगा था, उसने तमिलनाडु के ही कोर्ट ने उसको क्या दे दिया था,
बेल वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें ट्रांजिट रिमांड की। जैसे आपको वो केस अगर याद हो, दुबे वाला, विकास दुबे, उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई, लाल लेकर कहाँ जाना था, कानपुर। तो उज्जैन के कोर्ट को क्या देना पड़ा होगा, ट्रांजिट रिमांड। उज्जैन से कानपुर तक जाने में तो निकल जाता समय, तो उन्होंने ट्रांजिट रिमांड दी कि हाँ यू आर ऑथोराइज टू टेक हिम इन कस्टडी। और वो वैलिड कब तक के लिए, जब तक कानपुर नहीं पहुंचा। कानपुर के बाद फिर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने, जो कि डिसाइड करेगा कि भाई बेल देनी है या रिमांड में भेजना है, कस्टडी में भेजना। लेकिन अभी एक बात और करी गई है कि जैसे ही ये व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा, जैसे ही ये व्यक्ति अरेस्ट किया गया, अब इसको अरेस्ट मान लीजिए गुवाहाटी में किया और ये बंदा वाराणसी का है पुलिस कहाँ की गिरफ्तार कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ लेकर के जाना है, भोपाल के कोर्ट ने बोला है, गुवाहाटी में अरेस्ट हो रहा है और वो व्यक्ति वाराणसी का है। तो सबसे पहली बात तो आपको अगर ध्यान हो, जब भी अरेस्ट किया जाता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को जानकारी दी जाती है। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर कौन, एएसआई या उससे ऊपर का अधिकारी, जो कि ये मेंटेन करता है किसको अरेस्ट किया गया है और कितने टाइम अरेस्ट किया गया, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो आप डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को जानकारी देंगे। कौन से डेजिग्नेटेड, अपने वाले को दोगे ना भाई, भोपाल में लेकर के जाने तो भोपाल वाले को जानकारी दो। और साथ ही साथ जहां वो रिसाइड करता है वहां के डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी आप जानकारी देंगे, तो वाराणसी वाले को भी जानकारी दे दोगे। इतना सब कर दोगे तो आपने सक्सेसफुली अरेस्ट जो है वो कर लिया है आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन। इनसाइड जुरिस्डिक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, गए आप, आया उसको पुलिस के सामने रख दिया, बस 24 घंटे के अंदर रखना है। आउटसाइड में थोड़ी दिक्कत थी। दो मेथड्स हैं, हमने जान लिए। बताओ जरा इन मेथड्स को लेकर के आपको कोई डाउट है? हम सेक्शंस को पढ़ने वाले, प्रोविजंस को पढ़ने वाले, एक एक प्रोविजन को पढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको कहानी समझ में आएगी, कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, पहले तो व्हाट इज द नेसेसिटी कि भाई आपको जुरिस्डिक्शन के बाहर जो है अरेस्ट कर। समझ में आया नहीं आया बताओ? ऐसा तो नहीं कहानी सुनते सुनते नींद आई हो, मंतशा नींद तो नहीं आ गई? हाँ, तो विकास दुबे को बताओ कहाँ गिरफ्तार किया, अनम्यूट कर लो। तो नहीं पता, फिर बोलोगी मैसेज में सर हमारी आवाज नहीं आ रही थी क्या आपको? अनम्यूट नहीं करोगे तो कैसे आएगी आवाज? अच्छा, और तो दिखता है फोन पे, वो लैपटॉप पे या फोन पे, जैसे दूर बैठने से? अरे क्या है फिर तो? कहाँ किया गिरफ्तार बता दो। मानसी आप बताइए। देखो यही तो है, कहानी सुनी नहीं, इतनी बढ़िया बढ़िया कहानियां बताई मैंने आपको, आपने कहानियां ही नहीं सुनी। अनीश, अनीश भी जो, हाँ कहाँ करा गया विकास दुबे को गिरफ्तार? अरे बहुत बढ़िया वासु, कानपुर ले जाया जा रहा था। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये केसेस इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट केसेस इवन, दे जस्ट इंस्टेंसेस जो मैं प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इनके बारे में सुन रखा होगा। जैसे कुणाल कामरा अभी आपने बहुत सुन रखा होगा, अगर आप उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे इन प्रोविजंस को तो आपके लिए आसानी होगी। रिसेंट न्यूज़ के साथ आप कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा आप अपने आप में समझ पाते हैं चीज़ें, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। आप हर एक बात को सुनेंगे, आपको सारी बातें समझ में अभी तभी के तभी आ जाएगी। अरे लो, इतनी एक फ्लो में तो कहानी चली है कि कैसे से क्या होगा क्या नहीं होगा।
अब सोचो, आप भूल जा रहे हो लॉ के स्टूडेंट्स होने के नाते, वो बेचारे पुलिस वालों पर क्या बीतती होगी, इसीलिए तो वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते और बीच में ही विकास दुबे को गाड़ी पलटा के मार देते हैं। पढ़ा है विकास दुबे के बारे में आपने? जानते हैं विकास दुबे को? मंतशा, मानसी, नहीं जानते? अरे जानिए क्या खौफनाक मंजर उसने क्रिएट किया था उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में। तो पुलिस से रेगुलरिटीज की कहानी आती रहेंगी, इसलिए आती रहेंगी, द प्रोसीजर इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, देयर इज एब्सेंस ऑफ विल टू फॉलो द प्रोसीजर। जैसे आपकी अभी एब्सेंस ऑफ विल है टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, है ना? चलिए जरा अब हम प्रोविजंस को देखते हैं और अब मैं आशा करता हूँ ये एब्सेंस प्रेजेंस में कन्वर्ट करेंगे और आप सारे प्रोविजंस को आप बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे कहानी से कनेक्ट करते हुए। ठीक है, चलिएगा जरा देखते हैं। द फर्स्ट मेथड, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड jurisdiction. When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may instead of directing the warrant to a police officer, ये करने की बजाय पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करते हैं, उसको करने की बजाय फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज मतलब मेल वेल से भी भेज सकते हैं आज के टाइम पे, टू एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, तीनों में से किसी एक को भी भेज सकते हैं। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसके भी जुरिस्डिक्शन में क्या होना है, एग्जीक्यूट करना है, वहां के या तो आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भेज दीजिए, वहां के एसपी को भेज दीजिए या वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दीजिए, आपका काम बन गया। अब जवाबदारी किनकी है? उनकी है। द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल एंडोर्स हिज नेम, अपना नाम एंडोर्स करेंगे, बताया था मैंने, कुछ नहीं करना होता है। और फिर उसको क्या कराएंगे, एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियरइन बिफोर प्रोवाइडेड, जैसा ऊपर मैनर बताया था कि भाई किसी को पकड़ा देंगे कि जाओ एग्जीक्यूट करके लेके आओ। अब मैंने बताया था कि वो वाले कोर्ट के सामने, कौन से वाले कोर्ट के सामने, जहां पे अरेस्ट किया गया, अब वो अरेस्ट करने वाला प्लेस बहुत दूर है, वहां वाले कोर्ट से जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था, तो आपको अब यहीं के कोर्ट में उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना पड़ेगा रिमांड लेने के लिए, ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए, या हो सकता है कि वो बेल दे दे। तो बेल लेने के लिए मैंने बताया था कुछ डॉक्यूमेंट साथ में भेजने पड़ते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करी गई सबसेक्शन 2 में। द कोर्ट इशूइंग वारंट अंडर सबसेक्शन 1, जो भी कोर्ट वारंट इशू कर रहा है सबसेक्शन 1 में, वो फॉरवर्ड करेगा अलोंग विथ वारंट, वारंट के साथ साथ क्या फॉरवर्ड करेगा, सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन against the person to be arrested together with such documents if any as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person। कि भाई बेल दो या नहीं दो, इसको निर्धारित करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मैंने बताया था कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता तो पड़ेगी, आपको केस जानना पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्ट तो है भोपाल का जहां पर केस चल रहा है। अब मैं गुवाहाटी के कोर्ट में बैठ करके कैसे डिसाइड कर लूं इसको बेल दूं या नहीं दूं, तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट जो है वो आएंगे, वो कोर्ट जिसने वारंट जारी करा वो साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स को भी। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड मैंने बताया आपका, जांबाज सिंघम एमपी पुलिस, उससे अच्छी कोई पुलिस ही नहीं है, आपको नहीं है गुवाहाटी की पुलिस। तो क्या करोगे आप, व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन of court issuing the same, he shall ordinarily क्या करोगे, टेक एंडोर्समेंट किसका, या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की रैंक के बराबर या उससे ऊपर का अधिकारी, उसका क्या कर लोगे, या तो पुलिस ऑफिशियल का एंडोर्समेंट लोगे, कहां के पुलिस ऑफिशियल का, अपने पुलिस ऑफिशियल का नहीं, अपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का नहीं, वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जहां आपको अरेस्ट करना है, वहां की पुलिस को। बहुत बार देखा होगा आपने, एक जगह की पुलिस दूसरी जगह जाती है, बोलती है कि आपको पहले हमसे परमिशन लेनी चाहिए। ऐसा देखा है मूवीज में कि नहीं देखा है? अरे मूवीज में तो देखा होगा कम से कम ऐसा, आना कुछ तो
मानसी ने देखा है। कौन सी मूवी में देखा है मानसी? क्या करते हैं? बिल्कुल, कि आप वहां के पुलिस स्टेशन में आते हैं, एक जगह की पुलिस जाती है दूसरी जगह, तो वहां के पहले पुलिस स्टेशन पे जाती है, ठीक है। तो भाई वहां जाओगे या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ या फिर वहां के पुलिस ऑफिसर ऐसा वैसा नहीं जो एसएचओ हो, टीआई हो या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी हो, उसके पास जाना है। within whose local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. Such magistrate or police officer shall endorse, करना उनको भाई अपना नाम endorse कर देंगे, endorse his name thereon, and endorsement shall be sufficient authority for the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall if so required assist such officer in executing warrant. भाई उसकी मदद भी कर देंगे वो लोग। लेकिन अब ये सिंघम है, इसको तुरंत को तुरंत गिरफ्तार करना है। Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or the police officer within whose local jurisdiction is to be executed will prevent such execution. कि अगर मैं endorsement obtain करने में लग गया तो execution हो ही नहीं पाएगा, the execution will be prevented. तो ऐसे केसेस में द ऑफिसर टू होम इट इज डायरेक्टेड मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट एंडोर्समेंट इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच, बिना एंडोर्समेंट के भी आप कर पाए, ठीक है। अब आपने अरेस्ट कर लिया, या तो ऊपर वाले से अरेस्ट हो गया, 80 से अरेस्ट हो गया या 81 से अरेस्ट हो गया। 80 से अरेस्ट कैसे होगा? हमने एंडोर्समेंट किया, वहीं के किसी पुलिस वाले को बोला या किसी व्यक्ति को बोला कि जाओ अरेस्ट करके लेके आओ, वो अरेस्ट करके लेके आ गया, या ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने पुलिस की सहायता से, वहां की पुलिस की सहायता से एंडोर्समेंट के साथ या बिना एंडोर्समेंट के अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कुल मिलाकर के हो चुका है, बी एट 80 बी एट 81, अरेस्ट हैज बीन मेड। नाउ व्हाट यू विल डू? अब आपको जज करना है पास में कौन। पहले तो देखना है 30 किलोमीटर वाला, पहले देखना है कौन सा 30 किलोमीटर। अगर 30 किलोमीटर के अंदर है, फिर चाहे आपने जहां अरेस्ट करा है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के बगल में ही क्यों ना हो। आ रही है बात, समझ आ रही है? आपने आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन अरेस्ट किया, लेकिन वो कोर्ट जिसने वारंट इशू किया था वो 30 किलोमीटर के अंदर है, तब फिर आपको किसी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ और द कोर्ट विच इशूड द वारंट उसके सामने प्रोड्यूस कर दो। लेकिन अगर 30 किलोमीटर के बाहर की बात हो गई तो फिर आप ये देखोगे कि पास में कौन है। अगर पास में वो वाला कोर्ट है जिसने इशू करा है तो उसके पास लेकर के जाओगे, अदरवाइज इनके पास तो लेके ही जाना है बेचारे, सीपी, एसपी और ईएम, है ना। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। 2 बार मैंने आपको बात बता दी, एक बार पहले भी बता दी और अभी फिर। When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest is or is nearer than executive magistrate or the SP or CP within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless the security is taken. देखो security तो ली जा सकती है, be taken before such magistrate or district magistrate or superintendent of police or commissioner. भाई 30 किलोमीटर में भी नहीं है, और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो सॉरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर, ये लोग पास में है, तो भाई इनके पास लेकर के चले जाओ, ठीक है। बिल्कुल इनके पास लेकर के चलेगा भाई, अपने कोर्ट लेकर के चलेगा तब तो फिर कहानी खत्म ही हो गई। कहानी आगे बढ़ेगी कहाँ? जब आप मैजिस्ट्रेट के पास में, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास में या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में लेकर के जाओ। ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, द पुलिस ऑफिसर शैल forthwith give information regarding such arrest and places where the arrested person is being held to designated police officer in the district. जो डिस्ट्रिक्ट का, खुद के डिस्ट्रिक्ट का जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा उसको आप जानकारी देंगे कि भाई ये व्यक्ति और इसको यहां पर अभी रखा गया है। गुवाहाटी में ही रखा गया है ना, लेकिन आप भोपाल में बताओगे कि साहब मैंने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्टेड पर्सन का ये नाम है और इसको अभी गुवाहाटी के इस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। And to such another district where arrested person normally resides.
बताया था मैंने, अगर वो वाराणसी रहता है तो वाराणसी के पुलिस वालों को भी जानकारी दे दो, ताकि वो भी अपने यहाँ पे बता पाए, ताकि वो भी अपने यहाँ पे बता पाए कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है और यहाँ पर हेल्ड करा गया है। क्रिसमस की बात आपको समझ। अब देखो, ये मैजिस्ट्रेट के पास ले गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास ले गए या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले गए, ये लोग तो कस्टडी रिमांड कर नहीं सकते। करेगा कौन? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये सारी बातें किसको करनी है? ये सारी बातें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के हाथ की हैं, उसके बस की बात है, आपके बस की बात है नहीं। तो आप अल्टीमेटली करोगे क्या? आप जो है आपके ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो आपके पास का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, भाई वहां के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को तो मिल गया होता अगर मिलना होता, अभी तक नहीं मिला है, आपके पास है, मतलब आपको आपके पास के ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, गुवाहाटी के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना है। करोगे प्रोड्यूस? The executive magistrate, district superintendent of police commissioner shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal into the custody of such. बोलेगा कि ऐसे कोर्ट के पास में आप लेकर के जाओ, provided that if the offence is bailable, and such person is ready and willing to give bail bond satisfaction to magistrate, SP or CP, or a direction has been इंडोर्स्ड, या तो बेलेबल था तो बिल्कुल दे सकते हो, या फिर उसमें बेलेबल वारंट की जानकारी थी, ऑन द वारंट एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू give the security required by the direction that the magistrate, the superintendent of police, the commissioner of police shall take bail bond or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant. बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट, आप क्या करोगे? Provided further that if the offense is non-bailable one, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब क्या करोगे? इट शैल बी लॉफुल फॉर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पावर है, और द सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट, जहां पे अरेस्ट किया गया, इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो सेक्शन 80 के सबसेक्शन 2 में आए थे, उनके कंसिडरेशन पे, टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल, टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल पे छोड़ने का अधिकार उसके उनके पास में, किसके पास में? या तो जेएमएफसी के पास में या सेशन जज के पास में। और नहीं छोड़ा गया तब तो फिर वहां पे तो प्रोड्यूस किया जाएगा, वो ऑथराइज करेंगे, हाँ भाई उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, भाई तुम वही हो जिसको गिरफ्तार किया जाना था, जाओ, अब तुम जाओगे और उस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होगे। कौन से वाले? भोपाल वाले कोर्ट। नथिंग इन द सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग एनी सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 7। ऑब्वियस सी बात है, बेलेबल वारंट पे हमेशा पुलिस ऑफिसर के पास में ये पावर होगी कि वो क्या ले सकता है? सिक्योरिटी तो ले ही सकता है। अब मुझे बताओ जरा, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्रोविजन दैट वी हैव स्टडीड? ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट बेल, इससे लेकर के कोई भी डाउट आपको आ रहा हो तो बताओ। जल्दी से take a moment for yourself, and if you have any doubt just let me know. कैसा भी डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा, सारा कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा। आ गया है समझ कि नहीं आया है बताओ।
आंसू को आ गया है। नीश को भी आ गया है, मंतशा को भी समझ में आ गया है। मानसी आपको नहीं आएगा क्या? समझ में नहीं आया? आ गया है, बहुत बढ़िया। अगर आ गया है सॉरी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना। आप अरेस्ट वारंट वगैरह पढ़िएगा। कल मैं आपको प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ हम सर्च वारंट और समन्स फॉर सर्च जो है, वो समन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, वो हम जो है कल कवर करेंगे। आज के लिए थोड़ा सा देते हैं हम तो